नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सादर अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार पढ़ते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत शासन अधिनियम का टॉपिक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के विषय में हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले 1909 मार्लेमेंटो सुधार मैं पढ़ा चुका हूं, उस वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसके बाद इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ा चुका हूं मैं? 1909 मार्लेमेंटो सुधार आपको बता चुका हूं अच्छे से। उसके बाद मेरे भाई हम चर्चा करने चलेंगे भारत शासन एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 की चर्चा करेंगे। वर्ष 1919 में आता है ये। ठीक है, तो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या क्या थी, भारत में किस तरीके का संवैधानिक सुधार किया गया, पहली बार कौन सी ऐसे सुधार थे जो इस अधिनियम में लाए गए, इन सुधारों की हम बात करेंगे। और वही सुधार अंडरलाइन करके आपको पढ़ने हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, जो भारत में पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुधार किए गए मेरे भाई। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, डायरेक्ट हम चलते हैं और देख लेते हैं कितना महत्वपूर्ण जो अधिनियम है। अभी आप देखिएगा मेरे साथ और पढ़िएगा इसे अच्छे से। काफी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण अधिनियम 1919 वाला है जी, भारत शासन अधिनियम। देखिएगा, यहां से हेडिंग डाल लीजिएगा आप और चर्चा करते हैं 1919 के अधिनियम की। देखिएगा क्या नाम है इसका, भारत शासन अधिनियम 1919। आराम से लिखिएगा, आराम से हेडिंग डाल के एक एक पॉइंट समझेंगे और लिखेंगे मेरे साथ। ठीक है, तो देखिए 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर आधारित है ये वाला रूल या ये वाला अधिनियम। इस रिपोर्ट का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू इसमें सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय का वायसराय था। ये दो नामों से मिलकर के बना है। ये था वायसराय और ये था सचिव, मॉन्टेग्यू नाम का है ना। इन दोनों लोगों के नाम से इस रिपोर्ट को तैयार किया गया, इसी वजह से कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर यह आधारित था। ठीक है, क्लियर। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं देखिए। नंबर 1, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद ने ले लिया। किसने ले लिया साहब? पहले, इससे पहले केंद्रीय विधान परिषद हुआ करती थी 1909 तक, 1892 जो भी है ना पुराने वर्षों में। अब उसके स्थान पे क्या नाम दे दिया गया? राज्य परिषद, यानी कि इसे क्या कहा गया? उच्च सदन। ठीक है, और आगे चल के आप देखो, नाम देखो गौर से, राज्य परिषद, आगे चल करके राज्य सभा। अभी वर्तमान में क्या है, ये वाली जो सदन है हमारा वो कौन सा है? राज्य सभा का है मेरे भाई, है ना। राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन, और राज्यसभा को भी क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो विघटन नहीं होता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा को ही भंग करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। उच्च सदन कहते हैं। तथा विधान सभा, विधानसभा मतलब निम्न सदन, है ना। विधानसभा कहां पे होता है आपको पता ही है? राज्यों में होता है, निम्न सदन कहा जाता है। वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने स्थान ले लिया। ये पहली बार विधानमंडल द्विसदनीय किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखिएगा। पहली बार, ये ध्यान रखिएगा, पहली बार विधानमंडल जो है वो कैसा किया गया? 2 सदन किए गए पहली बार विधानमंडल में, है ना। एक का नाम राज्य परिषद भाई साहब, और दूसरे का नाम विधान सभा, यानी कि निम्न सदन। कौन सी अधिनियम में? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कोई दिक्कत यहां तक बताइएगा। आगे देखो, दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट यहां पे, राज्य परिषद जो 60 सदस्यों से मिलकर बनती थी। इससे पहले जो अधिनियम पढ़ाया हमने 1909 का, 60 सदस्य हुआ करते थे। उसमें कितने? 60 सदस्य होते थे। कुल 60 सदस्यों में से 34 सदस्य, कितने सदस्य? 34 सदस्य निर्वाचित होना था, यानी कि चुनाव लड़ना था। और CS मंत्र विधानसभा, जिसमें कुल 144 सदस्य थे NCERT के अनुसार, उनमें से 104 सदस्य निर्वाचित थे। 104 सदस्य कैसे थे? निर्वाचित थे उनमें से। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, यानी कि जो 60 सदस्यों में से मिलकर के बनी होती थी, उन 60 में से 34 सदस्य कैसे होते थे? निर्वाचित होते थे। ये पॉइंट नोट रखिएगा। 60 में से 34 लोग चुनाव लड़के आएंगे, निर्वाचित होकर के आएंगे, ये कहना चाह रहा है कवि इस बात में। ठीक है, और उसमें से जो दूसरा सदन होता था उसमें 144 सदस्य थे,
और 144 में से कितने निर्वाचित होने थे? 104 निर्वाचित होने थे दूसरे सदन में। ठीक है, दूसरा सदन कौन सा बनाया गया? यहाँ पे विधानसभा बनाया गया। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना क्या था? आवश्यक था बहुमत होना बेटा। ठीक है, हो गया था, आवश्यक हो गया था। इसमें संपत्ति कर यानी कि टैक्स से संबंधित या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में मताधिकार का विस्तार किया गया। सीमित संख्या में मताधिकार का विस्तार किया गया है ना, यानी कि वोटिंग के माध्यम से क्या होगा? इसमें अधिकार दिए जाएंगे। मताधिकार का विस्तार किया गया सीमित संख्या में। अगला पॉइंट है जहां पे केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। अपनी सूचियों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। भाई सूचियों की पहचान की गई और कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, कहां दे दिया गया कानून बनाने का अधिकार? अलग अलग दोनों को। केंद्रीय स्तर पर केंद्र वाली सूची आएगी और प्रांतीय स्तर पर प्रांत वाली आएगी, है ना। जो समवर्ती सूची पढ़ते हैं ना आजकल हम, समवर्ती सूची माफ कीजिए, समवर्ती सूची तो उसे कहते हैं जैसे दोनों मिलकर रूल्स बनाते हैं। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को बांटा गया है, जिसमें समवर्ती सूची है, राज्य सूची और संघ सूची यानी कि केंद्र सूची। तो जो सरकार संघ सूची, केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य में राज्य वाले बनाते हैं और समवर्ती में दोनों मिलकर बनाती हैं सरकारें। ऐसे ही यहाँ पे सूचियों की पहचान की गई और अलग अलग इनको अधिकार दे दिया गया कि भाई अपनी अपनी सूचियों पर कानून बनाएंगे। जैसे देखिए, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित एवं आरक्षित विषयों में विभक्त किया गया। प्रांतीय जो राज्य के विषय थे, क्या के विषय थे? जो राज्य के विषय थे उनको 2 सूचियों में बांट दिया गया। एक आरक्षित बना दी और एक का नाम रख दिया हस्तांतरित, यानी कि ये तो परमानेंट रहेंगे। आरक्षित का मतलब होता है परमानेंट बेटा, रिजर्व्ड, बिल्कुल इनमें कोई बदलाव नहीं होगा आरक्षित विषयों में। लेकिन हस्तांतरित नाम से ही आप समझ रहे हैं, हस्तांतरण यानी कि इनमें बदलाव किया जा सकता है, ये बदली जा सकती है, लेकिन इनमें बदलाव नहीं होगा। तो जो प्रांतीय विषय थे, राज्य के जो विषय थे, इनको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हस्तांतरित, दूसरे आरक्षित विषयों में व्यक्त कर दिया। देखो, हस्तांतरित सूची में क्या क्या शामिल किया गया? शिक्षा को लिया, स्वास्थ्य को लिया, कृषि को लिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन जैसे विषय थे। और आरक्षित विषय में, आरक्षित इस वाले विषय में भूमि कर, वित्त को लिया, न्याय को लिया, पुलिस को लिया, ठीक है, पेंशन को लिया, समाचार पत्र, कारखाने आदि, ये सारे के सारे विषय किस में ले लिए गए? आरक्षित विषय में। ये राज्यों के अंतर्गत 2 हिस्सों में बांट दिया विषयों को, ठीक है, एक हिस्सा आरक्षित का और एक हिस्सा हस्तांतरित का। तो ये आरक्षित वाले सारे विषय थे, भूमिकर, वित्त, न्याय, पुलिस, समाचार वगैरह, कारखाने, ठीक है, इसमें बांट दिए। ये सब 1919 में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सुधार हो रहे हैं धीरे धीरे। कोई विषय केंद्रीय है या प्रांतीय, ये निर्णय करने का अधिकार न्यायालय के स्थान पर गवर्नर जनरल को प्राप्त था, ठीक है। अब कौन सी विषय केंद्रीय रहेगी और कौन सी राज्य के अंतर्गत रहेगी, इसका निर्णय करेगा गवर्नर जनरल। किसको दे दिया भैया? ये गवर्नर जनरल का अधिकार है। कोई विषय केंद्रीय है या प्रांतीय है, इसका निर्णय ये भाई साहब करेंगे। कौन से भाई साहब करेंगे? गवर्नर जनरल को अधिकार है भाई साहब। अगला पॉइंट, 1919 के एक्ट भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 8 प्रमुख प्रांतों में, कितने प्रांतों में बेटा? 8 प्रमुख प्रांतों में, जिन्हें आगे देखिएगा, जिन्हें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था। किसके प्रांत कहा जाता था? गवर्नर के प्रांत कहा जाता था। वहां पर कैसा शासन लगा दिया? द्वैत शासन की पद्धति शुरू कर दी, यानी कि दोहरा शासन लगा दिया। यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यदि आपने देखा हो कि भारत में प्रांतों के भीतर दोहरा शासन यानी कि द्वैत शासन कब लागू कर दिया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा, है ना, द्वैत शासन की पद्धति को शुरू किया गया। इस एक्ट के, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, छाप लेना, इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक आधार पर, देखो सिखों के अंदर, सिखों पर जो सिख धर्म होता है, ईसाई जैसे अंग्रेज मानते थे, और भारतीयों के भीतर आंग्ल समुदाय के लोगों के ऊपर आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया गया। यानी कि इसे भी छाप लो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो पृथक
पृथक निर्वाचन व्यवस्था 1909 में केवल मुस्लिमों के ऊपर लागू की गई थी। 1909 में केवल कहां पर लागू की गई थी पृथक निर्वाचन? मुस्लिम लोगों के, यानी कि मुस्लिम चुनाव लड़ेगा तो मतदाता मुस्लिम ही होंगे उनको वोट देने वाले। पृथक निर्वाचन, मिंटो जो वायसराय था उसने इस व्यवस्था को 1909 में लागू किया। अब इसी को आगे विस्तार कर दिया भाई, आगे कौन कौन से धर्मों पे विस्तार कर दिया? सिखों में भी लागू कर दिया, ईसाइयों में लागू कर दिया, आंग्ल भारतीयों में लागू कर दिया, और यूरोप के जो लोग इधर रहते थे उनके लिए भी पृथक निर्वाचन का सिद्धांत का विस्तार कर दिया। यानी कि मुसलमानों के अलावा और आगे बढ़ा दिया उसे, आप ऐसे कह सकते हो, इन धर्मों पर और लागू कर दिया मुस्लिम समाज के अलावा। ठीक है, इसका विस्तार कर दिया। हालांकि अब क्या चाह रहे हैं अंग्रेज, आप इस बात से क्या समझ सकते हैं भाई? पहले तो उनकी नीति देखो, ब्रिटिश वालों की नीति क्या रही? फूट डालो और राज करो। क्रिस्टल क्लियर नीति थी, फूट डालिए और राज करिए। अब क्या कर रहे हैं? ये समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं भाई। अब इलेक्शन के आधार पर, चुनाव के आधार पर सिखों को अलग कर दिया जाएगा, ईसाइयों को अलग कर दिया जाएगा, आंग्ल भारतीयों को अलग कर दिया जाएगा। इसको और विस्तार दे दिया। कब विस्तार दे दिया? 1919 के एक्ट में। केवल मुसलमानों पर 1909 में लागू था। समझ पा रहे होंगे आप। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट छापना है, ये क्या हुआ इसमें? सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो कि 1926 में इसकी स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है 1926 में? यूपीएससी की। यूपीएससी की स्थापना 1926 में होती है। ये पॉइंट नोट करिएगा मेरे भाई, है ना। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा, इसे नोट करिएगा। किसी प्रकार की कहीं पे कोई दिक्कत लगती है तो बताइएगा, है ना। भारत में यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, स्थापना इसी अधिनियम के तहत होती है, 1919 के एक्ट के तहत। लेकिन होती कब है? 1926 में। ठीक है, नोट करिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। देखो भाई, जो हस्तांतरित विषय थी, अभी बताया मैंने, प्रांत में 2 हिस्सों में विषयों को बांट दिया। तो जो हस्तांतरित विषय होती थी उन पर डायरेक्ट कौन शासन कर रहा है? गवर्नर शासन कर रहा है। हस्तांतरित विषयों पर कौन शासन कर रहा है? गवर्नर शासन कर रहा है हस्तांतरित विषयों पर, है ना। समझ गए आप? गवर्नर शासन कर रहा है हस्तांतरित विषयों पर, है ना। अभी मैंने बताया था, चलो बाद में देखते हैं उसे, आगे बताते हैं पेज। और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, इन विषयों पर शासन करने के लिए किसकी सहायता लेता था? उन मंत्रियों की जो किसके प्रति उत्तरदायी थे? विधान परिषद के प्रति विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, उनकी सहायता लेता था। अगला पॉइंट है यहां पे, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। गवर्नर कार्यपालिका की परिषद से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। यही द्वैत शासन प्रणाली कही गई। इसी प्रणाली को द्वैत शासन कहा गया। गवर्नर कैसे शासन कर रहा है? कौन से मंत्रियों की सहायता से शासन कर रहा है? इसी को द्वैत शासन प्रणाली कहा गया। दोबारा समझो, जो हस्तांतरित विषय थी अभी राज्य वाली, उन पर गवर्नर शासन कर रहा है। इस कार्य में मदद किसकी ले रहा है? उन मंत्रियों की जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है। दूसरा, आरक्षित विषय जो रिजर्व्ड थी, जिनमें बदलाव नहीं होगा, गवर्नर कार्यपालिका परिषद से शासन कर रहा है। ठीक है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हालांकि ये लोग उत्तरदायी नहीं थे, आरक्षित वाले, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इसी को द्वैत शासन प्रणाली कहा गया है। आगे देखते हैं, इसे भी छाप लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर राज्य विधानसभाओं को स्वयं बजट बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। यानी कि जो राज्य की विधानसभाएं वो अपना बजट तैयार कर सकती हैं, अपना बजट तैयार कर सकती हैं। केंद्रीय बजट से अलग बजट कर दिया गया, इसे छापो। इस एक्ट के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 6 लोगों में से भाई साहब 3 सदस्य कैसे रहेंगे? भारतीय होना आवश्यक है इसमें, कमांडर इन चीफ को छोड़कर। ये रूल भी कर दिया कि 3 सदस्य भारत से लिए जाएंगे भाई, सीधी सी बात है, सिंपल। 3 सदस्य कहां से लिए जाएंगे? भारत से लिए जाएंगे भाई। इसमें कोई समझौता, कोई मतलब नहीं हो सकता है फेरबदल। इस एक्ट के तहत केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। बिल्कुल छाप लेना साहब, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग भी किया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ये दोबारा छप गई है लाइन मेरे ख्याल से, हाँ दोबारा छप गई है। 20 अगस्त 1917 छापना इस डेट को। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य, क्या उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का?
उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, यानी कि धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ये ब्रिटिश सरकार घोषणा कर रही है साहब 20 अगस्त को कि हम भारत में धीरे धीरे शासन देने जा रहे हैं, क्रमिक रूप से, क्रम के अनुसार धीरे धीरे शासन की व्यवस्थाओं को स्थापित कर रहे हैं। ये ब्रिटिश सरकार पहली बार घोषित कर रही है, उद्देश्य घोषित कर रही है कि उत्तरदायी सरकार बनाएंगे, जो सरकार उत्तरदायी हो लोगों के प्रति। 1919 के इस अधिनियम में अनाउंसमेंट किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट ये साइमन कमीशन वाला आ जाता है। साइमन कमीशन को तो अगले टॉपिक में ही पढ़ेंगे हम, है ना। साइमन कमीशन का अलग से टॉपिक है, उसे जब पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये 1919 का अधिनियम है आपका, समाप्त होता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी मैंने आराम आराम से आपको समझा दिया है, एक एक मुद्दा इसका, एक एक पॉइंट बेटा उस लेवल तक पढ़ाया कि यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। यहां से मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को बनाया गया और लागू किया गया भारतीय संविधान में संवैधानिक सुधारों के तहत। ये सभी जो एक एक करके हम अधिनियम पढ़ रहे हैं बेटा, ये सब संवैधानिक सुधार हो रहे हैं। कौन से सुधार हैं? ये सब संवैधानिक सुधार हैं। धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं एक एक। अब आगे साइमन कमीशन की बात करेंगे, फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे 1947 को पढ़ेंगे, फिर संविधान में प्रवेश करेंगे मूल रूप से, जो कैबिनेट मिशन और संविधान सभा की बैठकों के आधार पर हम पढ़ेंगे पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, संविधान सभा का। तो जुड़े रहिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं हम इस क्लास को, निःशुल्क पढ़िए आप हमारे साथ, कोई इसका चार्ज नहीं, कोई इसकी फीस नहीं है, बस आप अपने सपोर्ट करते रहिए, समर्थन करते रहिए, लगातार पढ़ाते रहेंगे। और एक हिस्ट्री का भी टॉपिक चल रहा है, और आने वाले समय में एक करंट अफेयर्स की क्लास बहुत जल्दी मैं डालूंगा, 100 क्वेश्चंस की आपके लिए, है ना। पुराने 6 मंथ की होगी करंट अफेयर्स की क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का, परिवार के लोगों का ख्याल रखिएगा। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।